दोस्तों नमस्कार। हाथ में टेप रिकॉर्डर और टेप रिकॉर्डर में आवाज प्रधानमंत्री मोदी की। और जिस शख्स ने टेप रिकॉर्डर पकड़ा हुआ है वह महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा यानी तेजस्वी यादव। और टेप रिकॉर्डर से आवाज आती है कि 1.25 करोड़ रुपए बिहार को दिए जाएंगे। और उसके बाद एक के बाद एक वो तमाम वादे उसी टेप रिकॉर्डर की आवाज में से निकलते हैं जो आवाज प्रधानमंत्री मोदी की है, जो सीधे तौर पर बिहार को कैसे छल दिया गया या कहें कैसे छला गया, सब कुछ उभर कर सामने आने लगता है। और उसके बाद खुद तेजस्वी यादव बताना शुरू करते हैं कि उन्होंने बिहार के लोगों के लिए क्या क्या सोचा है। सिर्फ हर घर में नौकरी नहीं, एक ऐसी लकीर वो खींचते हैं जिसमें हर समुदाय विशेष, हर कामगार विशेष, हर मजदूर विशेष, यहां तक कि हर नौकरी रोजगार से जुड़े हुए लोगों की जिंदगी में भी कुछ पैसा डाल दिया जाए और उन्हें पहले की जिंदगी से बेहतर बना दिया जाए। इस चुनाव में एक और खास बात है, चेहरा अभी तक मुख्यमंत्री का एक ही है और वो तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं और तेजस्वी यादव सत्ता की राजनीति के दायरे में सबसे बड़ा मुद्दा भी है। यानी जो चेहरा है वही मुद्दा है, यानी इधर भी तेजस्वी उधर भी तेजस्वी। और बिहार की राजनीति जब अंगड़ाई लेती है तो क्या कुछ होता है, यह इस बात से भी समझना होगा कि कल खगड़िया में तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं उतर सका क्योंकि वहां पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी। यानी उनका हेलीकॉप्टर उतरा तो उसके बाद तेजस्वी को जगह नहीं मिली। तेजस्वी ने कहा यह तानाशाही है। उसके बाद मुंगेर में रैली जब गृह मंत्री अमित शाह की हुई तो बड़ी कतारें नजर आने लगी, सिर्फ और सिर्फ खाली कुर्सियों की। ये सारी एक तस्वीरें हैं जो बिहार के चुनाव में पहली बार एनडीए के सामने या कहें बीजेपी की अपनी बिसात पर उसे मात देने को तैयार बैठी है। जिस तरीके का ऐलान हो रहा है, जिस तरीके की आवाज उठ रही है और उन आवाजों के दायरे में बिहार का वोटर टकटकी लगाकर इस चुनाव में अपनी भूमिका को तौल रहा है, परख रहा है, वो शायद निराला है। एक तस्वीर मुंगेर में जिस वक्त पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, देख लीजिए आलम क्या है। तो क्या बीजेपी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है? एनडीए की सत्ता दिल्ली में भी है और बिहार में भी है, तो क्या बिहार के वोटरों को देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के पास भी कुछ नहीं है? तो लोग सुनने आए तो क्यों आए, और अगर सुनने नहीं आए तो दूसरी तरफ सुनने के लिए वो कहां जाएं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, रैलियों के बीच जाकर, लोगों के बीच ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव खुले तौर पर हर तबके की नब्ज को पकड़ना चाह रहे हैं। मुस्लिमों की मर्जी के खिलाफ लाए गए वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे सत्ता में आ गए तो। मुस्लिम समुदाय के भीतर इसके बाद कौन सी रवानगी होगी यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन आज जब वो ऐलान करते हैं कि ग्राम कचहरी के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको जो पैसा मिलता है वो भत्ता दुगना कर दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं उनका मानदेय भी दुगना कर दिया जाएगा और उसके साथ 50 लाख का बीमा भी इनका करा दिया जाएगा। जो राशन दुकान खोलकर बैठे हैं यानी पीडीएस डीलर हैं, जो नाई है, जो कुम्हार है, जो लोहार है, यानी हर तबके के लिए कुछ ना कुछ तेजस्वी यादव अपनी पोटली में हर दिन भर कर निकल रहे हैं। यानी जितने तबकों की जानकारी दिल्ली से उड़कर पहुंचे
बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह निशाने पर जंगल राज को ले रहे हैं, उसके बाद के 20 बरस में कितना कुछ बदल गया शायद ये भूल चुके हैं। एक क्षण के लिए दो परिस्थिति को एक साथ देखिए। पहली परिस्थिति तो यह है कि जनता के बीच बिना कोई ऐलान किए सीधे तौर पर यह कहने लगे, जनता का राज चाहिए, परिवर्तन चाहिए, सत्ता बदलना चाहते हैं आप, खुद आपका राज होगा ये चाहते हैं आप, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कहें, सबके लिए कुछ ना कुछ हमारे पास है। मेहनत कश जो लोग, चाहे नाई हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, इन जातियों के आर्थिक उत्थान उन्नति के लिए एवं स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुश्त ब्याज रहित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मिजाज क्या है, मूड क्या है, परिवर्तन करना है, जनता का राज लाना कि नहीं लाना, नया सरकार बनाना है, एक ऐसा सरकार बनाना है। दरअसल तेजस्वी यादव जानते हैं कि इससे बेहतरीन मौका उनकी जिंदगी में राजनीतिक तौर पर अब कब मिलेगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि 5 बरस के बाद कौन सी स्थिति बिहार में होगी। वाकई इस देश के भीतर मोदी सत्ता दिल्ली में बैठी है तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, और राहुल गांधी जिस तर्ज पर पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का सवाल उठाकर जिस समानता का जिक्र कर रहे हैं, तो राजनीतिक परिवर्तन तो इस देश में व्यापक तौर पर होना ही है। लेकिन सवाल है कि चुनाव जब सामने हो तो चुनाव जीतने के लिए कैसे कैसे राग गाने चाहिए। शायद इसीलिए तेजस्वी यादव सबसे पहले सरकारी नौकरी देने का जिक्र कर चुके हैं, उसके बाद महिलाओं को मानदेय दिया जाएगा, इसका भी जिक्र हो चुका है। किसानों को राहत, मजदूरों को राहत, और अब जाति, काम और समुदाय तीनों को लेकर अलग अलग तरीके से सत्ता में आने के बाद क्या कुछ देंगे, इसका भी ऐलान है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा ऐलान है। वो ऐलान है कि आपने 20 बरस नीतीश कुमार को दिए, एनडीए को दिए, बीजेपी को दिए, हमें सिर्फ 20 महीने दे दीजिए। यानी ध्यान दीजिए, आपके जहन में 2014 के नरेंद्र मोदी गूंजने लगेंगे, जो लगातार कहते थे कि आपने 50-60 साल कांग्रेस को दिए, हमें सिर्फ 5 साल दे दीजिए। यही नारा नरेंद्र मोदी 2013-14 में चुनावी रैलियों में, जो लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, ऐसे ही कहते थे। तो क्या इसी तर्ज पर तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं? जाहिर है ऐलान करने की क्षमता तो मोदी और शाह के पास है, और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के पास है। इतने ऐलान उन्होंने किए, ये अलग बात है, कोई ऐलान पूरा हुआ ही नहीं। वो ब्लैक मनी ही क्यों ना हो, वह इस देश के भीतर रोजगार ही क्यों ना हो, इस देश के भीतर में स्टार्टअप से लेकर मेक इन इंडिया या कुछ भी आप जोड़ते चले जाइए, डिजिटल इंडिया ही क्यों ना हो। एक ऐसी परिस्थिति में भारत अटक गया जहां पर 5 किलो अनाज फ्री में मिल जाए हर महीने हर व्यक्ति को, यह सबसे बड़ा काम मान लिया गया। और शायद यही वजह है कि ऐसा नहीं है कि बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव यह नहीं समझ पा रहे होंगे कि ऐलान तो प्रधानमंत्री मोदी भी किया करते थे, तो उसकी काट उन्होंने अपने तर्ज पर निकाली और प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को टेप रिकॉर्डर में टेप करके वो ले आए और लगे जनता को सुनाने के लिए कि सुन लीजिए, जिस शख्स ने आपसे कहा और जो कहा, हम जो कह रहे हैं उसके शायद अलग मायने होंगे, लेकिन जो कहा जा चुका है उसे एक बार फिर सुन लीजिए, जरा इस अंदाज को भी देखिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई?
गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। यूं तो प्रधानमंत्री को पूरे देश ने हर विधानसभा चुनाव के वक्त बाखूबी सुना है और लोकसभा चुनाव के वक्त भी सुना है, और जिन वादों और दावों के आस प्रधानमंत्री वोटरों में जगाते हैं वह भी सफल रहा है, इससे भी कोई इनकार करेगा नहीं। लेकिन इसके समानांतर जो वोट चोरी का जिक्र लगातार होते चला जा रहा था, उसमें बड़ा सवाल यह भी था, क्या वाकई बीजेपी ऐसी बिसात बिछाती है जिसमें सब कुछ उसके अनुकूल हो जाए? शायद यहीं से दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं। एक तरफ कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि बिहार का चुनाव पूरे देश को प्रभावित करने वाला चुनाव होगा, और दूसरी तरफ बीजेपी कह तो रही है यह बात कि दरअसल बिहार के चुनाव परिणाम एक लिहाज से बिहार के उस भविष्य को तय करेंगे जहां वो रिवर्स मूड में आकर 20 साल पुरानी सत्ता यानी लालू राबड़ी के दौर में ना चले जाएं, और दूसरी तरफ जिस विकास का खांचा मोदी और नीतीश कुमार ने खींचा है, उन दोनों के साथ वो चलने को तैयार हो जाएं। यानी दो परिस्थिति बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ खुद तेजस्वी जो अपने काउंटर में किसी दूसरे शख्स को नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के पुराने भाषणों को ही सामने रखकर अपने नए नए ऐलान करके हर किसी को चौंका रहे हैं। और हर किसी को चौंकाने का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में एक बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद हैं, और प्रशांत किशोर ने लगातार निशाने पर इस वक्त और किसी को नहीं, बीजेपी को लिया है, प्रधानमंत्री मोदी को लिया है। और कल तो वो खुले तौर पर मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ जिस अंदाज में जनता से नारे लगवा रहे थे, उसके मैसेजेस बहुत बड़े हैं। लेकिन इसके ठीक उलट अगर कोई ऐलान कर रहा है महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर, जो पहले डिप्टी सीएम रह चुका है और जिनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी राज्य में कमान संभाल चुकी है, यानी आरजेडी की सत्ता रह चुकी है, तो तेजस्वी यादव के ऐलान अगर एक झटके में बीजेपी या जन स्वराज पार्टी के सामने एक मुश्किल हालात तो खड़ा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो चोट प्रशांत किशोर अपनी रैलियों के जरिए बीजेपी और नीतीश कुमार पर कर रहे हैं, उसको नए अंदाज में तेजस्वी यादव उसी वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए इन ऐलानों को कर रहे हैं। हमें लगता है इसके लिए आपको बड़ी महीन राजनीति को अब समझना होगा। मसलन शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर का जो पूरा अंदाज है वो सीधे तौर पर ऐलान करते हैं कि अब नीतीश गए, कहने की बात नहीं है। इस अंदाज को देखिए। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अगर मोदी को भाजपा को वोट नहीं दिए, नीतीश कुमार तो गई लो, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलो, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार गए। यहाँ से सब लोग मिलकर तय कीजिए, नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार गए, गए, गए। जोर से बोलिए, गए, गए। अब यहां सबसे रोचक बात तो यह है कि बीजेपी या कहें खुद अमित शाह के निशाने पर आपने प्रशांत किशोर को नहीं देखा होगा, यानी बीजेपी के निशाने पर प्रशांत किशोर नहीं है। प्रशांत किशोर के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जरूर हैं। यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में एक तीसरा सवाल कांग्रेस का भी खड़ा होता है, और खुद
जंगल राज का जिक्र करते हुए बीजेपी को यह लगता है कि वह सीधे जब तेजस्वी से टकरा रही है तो ऐलानों को फ्रॉड साबित कैसे किया जाए, इसके लिए 20 साल पुरानी राजनीतिक सत्ता को याद कर लिया जाए। और कांग्रेस कहती है कि दरअसल यह एक पूरी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कांग्रेस तो 20 साल से पहले 15 साल, उससे पहले यानी 35 बरस पहले उसकी राजनीतिक सत्ता बिहार में जरूर थी, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों ने पूरे बिहार को एक लिहाज से खत्म कर दिया। लेकिन 2025 का चुनाव इसलिए मायने रखता है क्योंकि मोदी शाह की राजनीतिक जोड़ी ने भारत की पूरी चुनावी प्रक्रिया को जिस तरीके से अपनी हथेली में दबा लिया है, उस लिहाज से बिहार का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ अमित शाह जिनके निशाने पर 20 साल पुरानी सत्ता, दूसरी तरफ अशोक गहलोत जिनके सामने मौजूदा राजनीतिक चुनौती, और दोनों का जवाब मिलाइएगा तब तीसरा सवाल तेजस्वी की दिशा में जाएगा। लेकिन पहले इन दोनों को जरूर सुनिए। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। बिहार चुनाव खाली बिहार वासियों के लिए नहीं है, बल्कि देश के लिए है। जो हालात देश में बन गए हैं, पूरा मुल्क उम्मीद करता बिहार से, क्योंकि बिहार के लोगों का इतिहास शानदार रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी, गरीबों के लिए भी। असल में बिहार ही नहीं बल्कि इस देश के तमाम चुनाव में आरोप प्रत्यारोप मायने नहीं रखते हैं। मायने रखता है कि वोटरों को सीधे लाभ दे पाने की स्थिति में कौन खड़ा होगा। और ये बीते 10 बरस के चुनाव की एक ऐसी कहानी है जो कमोवेश हर राज्य के चुनाव में उभर कर सामने आती है। हमारी टीम ने जब इस पर काम करना शुरू किया तो वो हैरत में आ गई, क्योंकि चुनावी रैलियों में देश के प्रधानमंत्री ने बीते 10 बरस में तकरीबन 70 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं को इस देश में बांट दिया, जिसके दायरे में बिहार के भीतर बांटे गए तकरीबन 10 लाख करोड़ भी आते हैं। लेकिन बिहार की वही स्थिति है, लगभग 5-6 करोड़ रुपए, 5-6 लाख करोड़ रुपए झारखंड के हिस्से में आते हैं, 12 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के हिस्से में आते हैं, 8 लाख करोड़ राजस्थान के हिस्से में आते हैं, छत्तीसगढ़ के हिस्से में लगभग 7 लाख करोड़ आते हैं। यानी राज्य दर राज्य प्रधानमंत्री जब ऐलान करते हैं तो उन ऐलानों के साए तले क्या यह माना जाता है कि दरअसल यही ऐलान असर कर जाते हैं? ऐलान तो कांग्रेस की तरफ से भी हुआ था और 2024 के चुनाव में उसका असर भी खुलकर नजर आया, जो महिलाओं को बड़ी तादाद इस देश में देने का ऐलान राहुल गांधी ने किया। यानी कहीं ना कहीं जो ऐलान राजनीतिक तौर पर और जो सत्ता में आने वाला उम्मीदवार हो उसके जरिए हो रहा हो, तो लोग डगमगा जाते हैं और राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन होने लगता है। शायद इसीलिए बिहार के भीतर अभी तक जितने ऐलान तेजस्वी यादव कर चुके हैं, वह तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार को दिए गई योजनाओं के ऐलान और उसके प्रचार प्रसार पर होने वाले खर्च का सिर्फ 18% है। लेकिन इस 18% को पूरा करने के लिए जितनी पैसा लगेगा उसके लिए वह 20 बरस नहीं कह रहे हैं, हमको 20 महीने दे दीजिए। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी। तो तेजस्वी 20 महीने मांग रहे हैं बिहार के वोटरों से, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 5 बरस मांगे थे इस देश के वोटरों से। तो तेजस्वी यादव
हर समुदाय विशेष के लिए कुछ ना कुछ करने पर आमदा है या फिर ऐलान वो लगातार करते चले जा रहे हैं, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने एक वक्त ऐलान किया था। लेकिन इन सब से हटकर जो बिहार को लेकर इस चुनाव में कम से कम 5 बड़े सवाल तेजस्वी के इर्द गिर्द और बीजेपी के माथे पर शिकन पैदा करने वाले हैं, वह सीधे तौर पर बिहार में क्या असर डालेंगे, ये शायद अब समझने का वक्त आ गया है। क्योंकि 2 दिन छठ के बाद जब 29 और 30 तारीख से बिहार में जबरदस्त प्रचार शुरू होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, फिर वो छपरा जाएंगे, 2 नवंबर को वो पटना में रोड शो करेंगे, 28 के बाद प्रियंका गांधी आएंगी, राहुल गांधी भी आ जाएंगे। यानी एक लिहाज से वो चीजें सज जाएंगी जो बिहार के चुनाव प्रचार में पहले से सजती थी, लेकिन इस बार आखिरी के 100 घंटे बड़े मायने रखेंगे जो पहले चरण की वोटिंग होगी। 5 सवाल हैं क्या? पहला सबसे बड़ा सवाल यही है, बिहार की पूरी राजनीति में तेजस्वी यादव सरीखा कोई युवा जिसको तमाम अनुभव पाते हुए इस देश की राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया, तो वह पूरी साख विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन बनाने से लेकर महागठबंधन की राजनीति को साधने की दिशा में है, उसका चेहरा तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव की जीत हार इस देश में नेताओं के बच्चों पर असर डालेगी, यह मानकर चलिए। दूसरा बड़ा सवाल, बीजेपी अभी तक जिन जिन ऐलानों को करती चली आई और मानती चली गई कि उसका हर ऐलान चुनावी लाभ उसे दे देता है, पहली बार उसके सामने तेजस्वी यादव है, जो खुद ऐलान दर ऐलान हर दिन कर रहे हैं। और बीजेपी कुछ ऐलान कर नहीं सकती है क्योंकि इससे पहले के ऐलान भी पूरे हुए नहीं है। तो भारत की राजनीति में बिहार का दूसरा असर बीजेपी या कहें मोदी शाह की पूरी राजनीति की उस साख का है जिसके खिलाफ इस वक्त तेजस्वी खड़े हैं और उनके पीछे महागठबंधन की पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं। तीसरा सवाल, बिहार की जनता ने बाखूबी हर नेता को देखा, परखा, समझा है। उसे वाकई यह समझ में नहीं आया कि इन सब के बीच में अंतर है क्या, और जब अंतर कुछ ना हो तो ऐसे में वोटर सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति, धर्म, सुरक्षा व्यवस्था और इन सब के बीच रोजगार और सहूलियत चाहता है। तो क्या यह पूरा चुनाव उसी दिशा में जा रहा है या जा चुका है? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव के भीतर पहली बार एक तीसरी धारा प्रशांत किशोर की तर्ज पर निकली है, जो जाति और धर्म को दरकिनार करते हुए बिहार के माता पिता से उनके अपने बच्चों के भविष्य का सवाल उठाते हुए एक ऐसी राजनीति कर रही है जिसमें बहुत सारा पैसा फूंका गया। वो एक ऐसी राजनीति कर रही है जिसमें इस देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अभी तक उन्हें मानती ही नहीं है कि वो दौड़ में है। और प्रशांत किशोर अपने तौर पर जिस राजनीतिक संघर्ष का जिक्र करते हुए बिहार को बदलने की परिकल्पना रख रहे हैं, क्या वो पारंपरिक राजनीति और नई राजनीति के बीच टकराव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी एक सवाल है। क्योंकि खुद प्रशांत किशोर बहुत कुछ जनता को देना चाहते हैं जिसका वो ऐलान कर चुके हैं, उससे कई कदम आगे बढ़कर ऐलान तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और आखिरी और पांचवा सवाल, जो शायद उम्मीद भी जगाता है और नाउम्मीदी भी पैदा करता है, क्योंकि यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें 80 लाख वोटर बिहार के वह वोट किसे डालेंगे या उनके हिस्से में वोट आएगा ही नहीं। और जो नए नवेले 21 लाख वोटर हैं, वो 21 लाख वोटरों में से कितने 18 और 19 बरस के हैं या फिर कुछ और हैं। यानी एक पूरा खेल चुनाव आयोग के इर्द गिर्द भी है। जो चुनाव लड़ नहीं रहा है बल्कि लड़वा रहा है, लेकिन क्या वो वाकई प्लेयर है या नहीं है। इस पूरे चुनाव प्रक्रिया की गोलबंदी के बीच में कोई दूसरा नहीं बल्कि चुनाव आयोग खड़ा है।
और उस चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में 1 नवंबर को पूरा विपक्ष एकजुट होकर सड़क पर उतरकर अपनी ताकत और विरोध को दर्शाने जा रहा है। राजनीति का यह मिजाज इससे पहले कभी नहीं था। सब कुछ सामने है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत और समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।